हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक काल पढ़ रहे हैं। उसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उसकी जो है हम व्याख्या भी कर रहे हैं। आज जो है ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इसमें जो है मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे जो है पेपर में अगर वहाँ से भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोगों ने प्रश्न संख्या 82 तक कर लिया है। आज जो है हम लोग प्रश्न संख्या 83 से शुरू करेंगे और आज जो है ये इसका अंतिम वीडियो है वैदिक सभ्यता का। प्रश्न नंबर 83, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी भगवद गीता से, ऑप्शन नंबर सी मुंडको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य पुराण से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो सारे मिल जाएंगे जिसमें पाषाण काल के प्रश्न उत्तर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न उत्तर हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 84, तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः। ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का, ऑप्शन नंबर बी महाकाव्यों का, ऑप्शन नंबर सी पुराणों का, ऑप्शन नंबर डी षड्दर्शन का, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का। तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन है मूलतः उपनिषदों का। तब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या से इसको समझते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये याद रखिएगा कि तमसो मा ज्योतिर्गम्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 85, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी ईशोपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। प्रश्न नंबर 86, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए जबाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी कठोपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद। सत्य काम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्य का जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। प्रश्न नंबर 87, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऑप्शन नंबर ए देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी थी। अब ये एक टेबल के माध्यम से भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अभी आगे वीडियो में एक टेबल के माध्यम से ये हम सब बता देंगे कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे। तो आगे जो है वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि टेबल के माध्यम से। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये पूरे मंडल किसने क्या कौन सा मंडल लिखा ये भी जो है एक टेबल के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता को भी इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो हम इसको भी कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। प्रथम मंडल जो है मधुच्छमदा मेधातिथि, द्वितीय मंडल गृत्समद, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल अत्रि, षष्ठम मंडल भारद्वाज, सप्तम मंडल वशिष्ठ, अष्टम मंडल कर्ण एवं आंगिरस,
नवम मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि, दसम मंडल बिमदा, इंद्र, शची और अन्य। इन्हें जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछे जाएंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नीनों का उल्लेख है। पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामीण या ग्रामणी, राजा का मुखिया, महिषी, राजा की पत्नी, सूत, रथ सेना का नायक, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्षवाप, आयव्यय गणनाध्यक्ष, द्वित कीड़ा में राजा का मित्र, पालागल, विदूषक, शात्री या शता, प्रतिहारी या दौवारिक, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा, पेपर यहाँ से बनेगा तो आप लोग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 88, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी सामवेद से, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध जो है ऋग्वेद से है, ठीक है। ये टेबल है, इससे जो प्रश्न बनता है तो ये आप याद कर लीजिएगा, हो सके तो इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि इसका रिवीजन आप कर सकें, ठीक है। वेद से संबंधित पुरोहित, उसके उपवेद, ब्राह्मण और उपनिषद, ठीक है। तो पहला जो वेद है ऋग्वेद, ठीक है, उसके पुरोहित को होत्री बोलते हैं, इसका उपवेद है आयुर्वेद और इसके जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। इसके 2 ब्राह्मण हैं। उपनिषद भी है 2, ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। सामवेद, इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, इसका उपवेद है गंधर्ववेद, इसके ब्राह्मण है जैमिनीय और तांड्य और इसके उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। यजुर्वेद, इसके पुरोहित हैं अथर्व, उपवेद है धनुर्वेद, इसके ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसका उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद और श्वेताश्वर। जो बृहदारण्यक है ये अरण्यक भी है और उपनिषद भी है ना, इसको बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अथर्ववेद, इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं, उपवेद इसका अथर्ववेद है, ब्राह्मण है गोपथ और इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ठीक है। तो ये जो है आपको सारे याद रखने हैं, ये टेबल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, जो है आप इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है, क्योंकि पेपर में कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 89, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत से, ऑप्शन नंबर बी ईरान से, ऑप्शन नंबर सी इजराइल से, ऑप्शन नंबर डी मिस्र से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता का जो संबंध है वो ईरान से है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 90, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी भेड़, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी हाथी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। प्रश्न नंबर 91, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बकरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर डी घोड़े के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। प्रश्न नंबर 92, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। ऑप्शन नंबर ए पुजारी के लिए, ऑप्शन नंबर बी स्त्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। प्रश्न नंबर 93, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। कथन 1 है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षत्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कथन 2 है,
ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। कथन 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो केवल कथन 1 सही है, तो इसका उत्तर होगा केवल 1। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद में कवच वर्म का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मूर्तियां तथा सुरकोटदार से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन 1 ही सही है। अतः सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न नंबर 94, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन नंबर बी गाय को, ऑप्शन नंबर सी स्त्रियों को, ऑप्शन नंबर डी जल को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को जो है महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। प्रश्न नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ए सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आगे दिया हुआ है चारागाह। बी उत्तर वैदिक समाज, आगे दिया है जमींदारी। सी ऋग्वैदिक समाज, उसके आगे दिया है कृषक। डी मध्यकाल, उसके आगे दिया है नगरीय। तो चलिए इसको मैच करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। हम लोगों ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो। और उत्तर वैदिक समाज कैसा था? उत्तर वैदिक समाज जो था कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह, पशुपालन वगैरह करते थे। और मध्यकाल कैसा था? जमींदारी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो 4, 3, 1, 2 ये हमारा ऑप्शन है, और ये जिस ऑप्शन में होगा वही जो है हमारा आंसर होगा। देखिए डी नंबर जो है 4, 3, 1, 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 डी नंबर जो है सही उत्तर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन है। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय, उत्तर वैदिक समाज, कृषक, ऋग्वैदिक समाज, चारागाह, मध्यकाल, जमींदारी। प्रश्न नंबर 96, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कुल, ऑप्शन नंबर बी वंश, ऑप्शन नंबर सी कोश, ऑप्शन नंबर डी गोत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोश। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कोश शब्द जो है इन 3 से अलग है, क्योंकि चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। प्रश्न नंबर 97, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। संस्कारों की कुल संख्या जो है 16 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता।
गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में की संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही सर्वप्रचलित है। प्रश्न नंबर 98, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए आचार्य, ऑप्शन नंबर बी अध्वर्यु, ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी पुरोहित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से आगे पढ़ने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।